आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि सर्वविदित है, आज हम हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मना रहे हैं। हम सभी उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और इस वीडियो में मैं उनकी एक कविता गीत नहीं गाता हूँ शेयर करने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं उस कविता का पाठ करूं, व्यक्तिगत रूप से भी अटल जी से मैं काफी प्रभावित रहा हूं अपने बाल्यकाल से। और अटल जी का जन्म, जैसा कि हम सभी को पता है, 25 दिसंबर को ग्वालियर में आज ही के दिन 1924 में हुआ था। और उनका पूरा एक जीवन, जो शैली है और जीवन यापन जिस तरीके से उन्होंने किया, वो बेहद प्रेरणादायक है हम सभी के लिए। अटल जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। और जो 13 का आंकड़ा है, वो उनके जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि उस पर चर्चा आज नहीं है। तो पहले जब वो प्रधानमंत्री बने तो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने, और फिर पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने फुल टर्म यानी पूरे 5 साल हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने लीड किया, गवर्न किया हमारी कंट्री को। ऐसा व्यक्तित्व उनका है। और उनकी जो एक तरीके से जो उनका काव्यात्मक अंदाज है, वो उनको, अब चूंकि हम डेमोक्रेटिक टाइम्स में हैं तो किंग्स के, एम्परर्स के टाइम तो चले गए हैं, बट ही माइट बी पिजन होल्ड इन द कैटेगरी ऑफ फिलोसोफर किंग, क्योंकि वो जो पोएटिक सेंसिबिलिटी है उससे उनको वो सब कुछ मिला। और बात की जाए, फुल टर्म उनका 1999 में शुरू हुआ, 2004 तक चला। उन दिनों हम स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, और उनके जो भाषण होते थे ऑल इंडिया रेडियो पे, वो सुनते थे, और उनसे इतना एक देशभक्ति का जज्बा हमारे अंदर पैदा होता था। और पर्सनली जो पब्लिक स्पीकिंग थी, उस पब्लिक स्पीकिंग में उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो चाहे फिर पाकिस्तान में दिया गया वो बयान हो दहेज पे और वो सब कुछ कश्मीर पे, या फिर वो दूसरी चीजें हों, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से वो अक्रॉस डिफरेंट पार्टी बिलीफ्स एक्सेप्टेड लीडर थे। वो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका सभी को कनेक्ट करता था। तो पब्लिक स्पीकिंग में अगर आपको सेंस ऑफ ह्यूमर सीखना है, तो उसका जीता जागता जो उदाहरण है, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो अंदाज है बोलने का, उससे हम सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कविता की। गीत नहीं गाता हूं, टाइटल भी है इसका, शीर्षक भी है गीत नहीं गाता हूं। और अब इस पोएम का जो पहला टाइटल हमने पढ़ा, उसके बाद में इस कविता का जो आखिरी लाइन है इस कविता की, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। गीत नया गाता हूं। पहला जो उनका मनोभाव है, वो है कि वो गीत नहीं गा रहे हैं, तो फिर वो क्या गा रहे हैं, ये देखना है हमें इस पोएम में। और पोएम के आखिर में कहते हैं कि गीत नया गाता हूं। नया शब्द भी महत्वपूर्ण है। गीत नहीं गा रहे हैं, नया गीत गा रहे हैं। और यही उनका व्यक्तित्व है, यही उनका नेतृत्व था, जो नएपन की राह पे था। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिस्मिल। तिस्मिल का मतलब होता है, कुछ इसमें ऐसे शब्द हैं, वो मैं एक बार में आपको बता देता हूं। तिस्मिल का मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन। और उसके बाद में एक शब्द है मीथ, जिसका अर्थ होता है दोस्त। और उसके बाद में एक और शब्द है प्राची, पूरब दिशा। अरुणिम, लालिमा। अनंतर, अनंत, अनंत। और रार इस पोएम में बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। और लगभग सभी पोएटिक सेंसिबिलिटी के लोग इस बात को याद भी रखते हैं
कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो कविता की जो आखिरी लाइन है वो लगभग सभी को याद भी है। तो रार शब्द का मतलब होता है तकरार, और टंटा, हुजूमत, ये शब्द इसके पर्यायवाची हैं। अब पोएम पे आते हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिस्मिल आज सच से भय खाता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में, काल्पनिक संसार में कवि है, और जैसे ही चेहरे बेनकाब होते हैं उनमें उन चेहरों में दाग बड़े गहरे हैं, बदसूरती सामने आ जाती है, और फिर उस सच्चाई से भय खाते हैं कवि। अब वो कौन सा ऐसा घटनाक्रम रहा होगा अटल जी के जीवन में जिससे पर्दाफाश हुआ होगा और उनको पता लगा होगा कि ये लोग तो बड़े घटिया किस्म के लोग हैं, दाग वाले लोग हैं ये, और अब तिस्मिल टूट गया है, उनका भर्म टूट गया है, और कवि सच्चाई से रूबरू हो रहा है। इस प्रकार की कविताएं हमें पढ़ानी चाहिए अपने सिलेबस में, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं। गीत नहीं गाता, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे का शहर। अब जो हमारा भारतीय बिलीफ सिस्टम है कि ऐसा ना करो, नजर लग जाएगी, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। एक माँ भी अपने नवजात शिशु को भी काला टीका लगाती है कि इसको नजर ना लगे। तो वो बिलीफ, वो विश्वास इस कविता के माध्यम से तह पर आ रहा है। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे का शहर। तो शीशे का जो शहर था वो बिखर गया, कुछ नजर लग गई, और कुछ बेनकाब हो गए लोग, और उनकी बदसूरती सामने आ गई। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता। जाहिर तौर पे जब आप अपनों के ही मेले में कोई दोस्त ना ढूंढ सको, आपको कोई दोस्त ना मिल सके, तो गीत गाने की स्थिति में आप हैं ही नहीं। और वही मनोदशा कवि की यहाँ पे है। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता। पीठ में छुरी सा चांद, क्या गजब की बात कही है अटल जी ने। पीठ में छुरी सा चांद। भारतीय मानस में जो चांद की सिग्निफिकेंस है वो वो सुंदरता से है। तेरा चांद सा मुखड़ा, तो चांद सा मुखड़ा, चंदा मामा, वो सारा जो चांद का भारतीय मानस में जो एक सिंबलिक, उसकी जो सिंबलिक सिग्निफिकेंस है वो पॉजिटिविटी की है, वो ब्यूटी की है। और खंजर जो होता है, छुरी होता है, वो बड़ा क्रूर है। तो अब उस खंजर को भी वो चांद कह रहे हैं, और पीठ में छुरी विश्वासघात। तो इस कविता में मुख्य तौर पे चेहरे का बेनकाब होना, जो शीशे का शहर है उसका टूटना, वो सब कहीं ना कहीं विश्वासघात की बात इस कविता में नजर आती है। जो विश्वासघात की बू है वो बड़े स्पष्ट तरीके से सतह पे आ रही है। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद। माना जाता है कि राहु भेष बदल के और देवताओं के उसमें समारोह में जाके और वो कुछ कर रहे हैं तो पकड़े जाते हैं और उनको काट दिया जाता है, तो बिना सर के हो जाते हैं राहु और केतु। तो राहु वैसे एक डिसिप्लिनरी प्लैनेट भी है, ये हमें अनुशासित करता है। तो अब राहु गया रेखा फांद, बियॉन्ड द लिमिट्स। मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। मुक्ति के क्षणों में, एट द टाइम ऑफ लिबरेशन, आई एम इंटेंगल्ड। तो मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नया गाता हूं। गीत नहीं गाता हूं। अभी कवि गीत गाने की बात नहीं कर रहा। तो जो मुक्ति के क्षणों में, तो आपको मुक्त होना चाहिए। तो आप सोचते हो कि ये बेनकाब भी हो गए हैं, सच्चाई भी सामने आ गई है, और ये त्याज्य हैं, इनको त्याग देना चाहिए, और फिर आप उन्हीं में बंध जाते हो। तो हो सकता है अटल जी का जो राजनीतिक जीवन था और एक उनका जो एक बहुत ही पवित्र पर्सनल जो लाइफ, अपन बात करें एक मानव के रूप में, जो मानवीय मूल्यों के रूप से वो जीना चाह रहे थे, उस जिंदगी के बीच में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बीच में और उनका जो राजनीतिक जीवन था, उसमें भी द्वंद यहाँ पे हो सकता है कि बार बार वो अपने आप को, हो सकता है कि पॉलिटिकल लाइफ से रिटायर करना चाहते हो,
और फिर बंध जाते हो, तो वो बात भी यहाँ पे हो सकती है कि मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता। तो जो कवि के हृदय में जो पीड़ा है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पे जाहिर होती नजर आती है। और अब एक ही लाइन, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता, टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर। क्या गजब की बात। इस लाइन को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी विलियम एम्पसन लिखते हैं, तो यहाँ पे वो एम्बिगियस ये लाइन है, टूटे हुए तारों से फूटे बसंती स्वर। तो यहाँ पे एक बार मैं तारों को वाद्य यंत्र के जो तार होते हैं, जो स्ट्रिंग्स होती हैं, वो मान लेता हूं, और फूटे शब्द का मतलब मैं मान लेता हूं अंकुरित होना। तो उस सेंस में देखा जाए प्रोड्यूस होना, तो वो हुआ कि जो ब्रोकन स्ट्रिंग्स हैं इंस्ट्रूमेंट के, उनसे बसंती स्वर निकल रहे हैं। और बसंत, फिर दोबारा से वही सिंबलिक वैल्यू, बसंत ऋतु, नयापन और खुशहाली, वो सब। तो टूटे हुए तारों से, वाद्य यंत्र के ब्रोकन स्ट्रिंग से, टूटे हुए तारों से बसंती स्वर निकल रहे हैं। ये भी अपने आप में एक गजब की लाइन है कि टूटे हुए तारों से आप जो स्वर निकल, जो टूटी हुई चीजों से जो स्वर है, वो कैकोफोनी नहीं है, वहां पे कैकोफोनी नहीं है। टूटे हुए तारों से बसंती स्वर निकल रहे हैं, मधुर स्वर निकल रहे हैं। और हम मानते हैं कि भाई अगर आदमी कोई नेगेटिव है तो वो नेगेटिव बोलेगा, कोई टूटा हुआ इंसान है तो वो टूटा हुआ ही प्रतीत होगा। यहाँ पे वो नहीं है। तो हो सकता है कि जो अंदर की घुटन वाजपेयी जी उस दौर में जिन मर्जी कारणों से महसूस कर रहे हों, उसके बावजूद भी उनके जो स्वर थे वो मधुर थे, वो बसंत के स्वर थे। वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेके भी हो सकता है। अगर हम विद इन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ भी हो सकता है, और वो पाकिस्तान के साथ में जो सब कुछ रहा, और उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी देखा जा सकता है कि हो सकता है किसी ने पहले वादा किया हो कि हम आपका साथ देंगे। ये पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है, कविता है, बट ये कविता भी एक पॉलिटिशियन के द्वारा लिखी गई है। तो ये चीजें भी हो सकती हैं कि किसी ने पीठ पे छुरा घोंपा हो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के दौरान, उस पे भी ये कविता हो सकती है। पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, पत्थर की छाती में नव अंकुर उग आया है। पत्थर में अंकुरित होना किसी बीज का असंभव है, उसके साइड से, उसके इधर उधर से तो हो जाता है, बट पत्थर की छाती में बीज पत्थर एक नव अंकुर निकलता है। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात। हम सभी मानते हैं कि कोयल प्रातः सुबह कूकती है, रात में कोयल कूक रही है कवि की इमेजिनेशन में, उसकी कल्पना में। झरे सब पीले पात, पीले पात जो पत्ते जो पीले हो गए हैं, जो झड़ने वाले हैं, और वो सब गिर गए हैं। कोयल की कुहक रात, और कोयल की कुहक से भरी हुई रात का दृश्य हमारे आंखों के सामने कवि शब्दों के माध्यम से चित्रित करते हैं। और फिर लिखते हैं, प्राची, पूरब दिशा, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता। पूरी कविता यहां से बदल रही है अब। प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता। पूरब दिशा में लालिमा की रेखा मैं देख पाता हूं। ये शायद अब रात से विहान का समय आ गया, सूरज के उदय होने का समय आ गया, और इनको एक उम्मीद भरी किरण पूरब दिशा से दिख रही है। प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। और गीत नहीं गाता हूं के स्टांस से अब कवि इस स्टांस पे आ जाता है कि गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसक, टूटे हुए सपनों से एक जो कुंठा पैदा होती है उसको कौन सुने। हमें तो सिंपैथेटिक ईयर तो हमारा है ही नहीं, किसी की सुन ही नहीं सकते। हम अपनी सुना तो सकते हैं, शायद सुनना पसंद नहीं करते। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसक, अनंतर की चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी।
अब कोई सुन भी नहीं रहा, फिर भी वो जो अनंत लंबी जो व्यथा है वो पलकों पर ठिठकती है, पलकों पे ठिठकती है, ओठों पे नहीं ठिठकती है, पलकों पे ठिठकती है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, टंटा और ये हुजूमत, ये दरार, ये मैं नहीं उठाऊंगा। रार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैं माफी चाहूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हुजूमत, टंटा, दिक्कत, नई दिक्कत उठाऊंगा। काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता। अब देखिए लिख भी गा रहे हैं काल के कपाल पर, समय के चेहरे पे, समय के मस्तिष्क पर, समय के खोपड़ी जो है ना, हमारा पूरा जो ऊपर का जो फेशियल एक्सप्रेशन है जो, और ये सब इस पे लिख रहे हैं, काल के चेहरे पे लिख रहे हैं। तो वो जो राहु का जो सर कटा इमेज है उसी पे लिख रहे हैं, वही रेखा फांद के गया था उसी पे लिख रहे हैं और मिटा रहे हैं। ये लिखना और मिटाना भी अंतर्द्वंद का प्रतीक है। जिस प्रकार से गीत नहीं गाता हूं से गीत नया गाता हूं का जो आया, फिर वो दोबारा से उसी स्थिति में दोबारा से जाता हुआ दिखता है कि लिखता हूं मिटाता। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, और भी इस प्रकार की कविताएं विद पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ में शेयर करूंगा। बट सर्टेनली आपका जो रिस्पॉन्स है, आपकी प्रतिक्रिया है, वो मुझे प्रेरित करेगी कि मैं इस प्रकार के और ढेर सारे जो पोएम्स हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनका भी, और अब चीजों की शुरुआत हुई है तो फिर वो चीजें अपनी डायरेक्शन खुद ले लेती हैं। और भी जो पोएम्स हैं उनको भी मैं आपसे समय समय पे इस चैनल के माध्यम से साझा करूंगा, और हो सकता है कि हम अटल जी की कविताओं का पूरा एक संग्रह टैग पे रखें, लेकिन उसके लिए जैसा कहा जाता है कि अच्छे इनिशिएटिव्स को प्रोटेक्शन और प्रमोशन की जरूरत होती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये कविता अच्छी लगी है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया जा सकता है, तो जरूर करिएगा। और कविता अच्छी लगी हो तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।